बात कर ली है। आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या होता है। यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे एप्लीकेशन है ना। जैसे हम लोग जो है मेनली दो एप्लीकेशंस के बारे में नॉर्मली बात करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका थ्योरेटिकल एप्लीकेशन, ठीक है, और एक होता है आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोग जो है केवल थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, यानी हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऐसे अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा जाए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी जो अप्लाई होता है, जहां पे जो है ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट अप्लाई करा जाता है ना, उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो हर जगह है। अगर आप देखो तो जहां भी अगर आपको मेजरमेंट की बात आ जाती है, वहां पे आपका एप्लीकेशन होगा, यानी वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। ठीक है, जैसे कुछ हमने यहाँ पे ऑलरेडी एग्जांपल लिख रखा है। जैसे जैसे मेनली जो होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज होता है ना, एस्ट्रोनॉमी में होता है ना। एस्ट्रोनॉमी का मतलब ये होता है कि इसको मान लो कि अगर आपको अर्थ से किसी प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, या किसी भी प्लैनेट से किसी प्लैनेट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो उसमें ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेविगेशन के फील्ड में है ना, हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं या करते हैं। ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी यानी अगर किसी भी एरिया का अगर आपको पता करना हो, ज्योग्राफी उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आपको पता है, या अगर आपको पता करना है, यानी किसी भी एरिया का आप ज्योग्राफी पता कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ साथ मैप कंस्ट्रक्शन, यानी इसके थ्रू जो है आप, यानी ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू, यानी विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप मैप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैप जो है किसी भी एक एरिया का आप मैप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, आप लोग नॉर्मली देखे होंगे कि भाई जो जहां भी प्लॉटिंग होता है, जहां भी कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां पे सबसे पहले क्या किया जाता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर करना होता है तो सबसे पहले सर्वे किया जाता है जमीन का, या प्लॉट का सर्वे करा जाता है ना। तो एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू सर्वे करा जाता है, दैट इज थियोडोलाइट, है ना। थियोडोलाइट एक क्या होता है, आपका एक सर्विंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट करा जाता है, कोई प्लॉट का एक तरह से सर्वे करा जाता है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसका दो तरह के एप्लीकेशन है ना, इसका जो है एक तरह से दो तरह के एप्लीकेशन है। एक आपका है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, है ना। तो क्योंकि हम लोग तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, है ना, हम लोग जो है थियोरेटिकल एप्लीकेशन के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। थियोरेटिकल यानी आप बोल सकते हो कि जो इसका एकेडमिक एप्लीकेशन है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। यानी हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको समझ आया होगा। यानी इसके दो एप्लीकेशन होते हैं। एप्लीकेशन मतलब यूज क्या हो, ट्रिग्नोमेट्री हमने आपको पढ़ा दिया कि भाई अच्छे तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ का है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरेटिकल, या आप इसको ऐसे बोलो कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करने से पहले, है ना, हमने जो है क्या पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ चीजों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वो क्या क्या है, वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो बेसिक चीजें हैं उनका नॉलेज होना कंपलसरी है। ठीक है, जैसे क्या क्या वो देखो आप। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपको, आप मान लीजिए कि आप ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब समझते हैं ना, जो देख रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका कोई ऑब्जर्वर हो गया। देखिए ये आर है ना, ये आपका आर है, ऑब्जर्वर है, मान लेते हैं कोई आपका ऑब्जर्वर है। ठीक है, और यहाँ आपका कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जो है एक सर्टेन हाइट पर है, ऑब्जेक्ट क्या आपका एक सर्टेन हाइट पर है, और कहां सर्टेन हाइट पर है, तो जमीन से, ये मान लो कि इसका जमीन हो गया, और यहां से ऑब्जर्वर जो है इतने हाइट पर है, ये ऑब्जर्वर का हाइट हो गया। ऑल ओके, अच्छा, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये ऑब्जर्वर हो गया आपका, है ना। तो ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। आ रही बात समझ में, फिर से, ये हमारा क्या हो गया, नीचे ऑब्जर्वर है और ऊपर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या एक सर्टेन हाइट पर खड़ा है ना, जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो एक सर्टेन हाइट पर है। ठीक है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है ना, तो एक एंगल से देखेगा, है ना, एक एंगल से क्या करेगा, देखेगा। तो ये जो एंगल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर से, अगर ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है, तो जिस एंगल से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखेगा, जिस एंगल से ऑब्जर्वर जो है ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो वो जो एंगल होता है ना, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑल ओके, अच्छा, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करा हुआ है ना, ये जो आपको लाइन दिख रहा होगा, ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ऑल ओके, ये जो लाइन होता है ना, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ऑल ओके यहाँ तक, तो उम्मीद है आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें क्या था, ऑब्जर्वर आपका नीचे था ना, अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वर को ऊपर ले लेते हैं। तो मान लेते हैं इस बार की जो हमारा ऑब्जर्वर है,
है ना, यानी जो देखने वाला है वो ऊपर चला गया, है ना, यानी ऑब्जर्वर क्या है आपका, तो ऑब्जर्वर देखेगा तो क्या देखेगा, ऑब्जर्वर का ये, ऑब्जर्वर के लिए क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, है ना। अच्छा मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यानी ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, एक एंगल से देखेगा ना ऑब्जेक्ट को, ऑब्जर्वर भी क्या करेगा, एक एंगल से देखेगा ऑब्जेक्ट को। तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। फिर से, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी अगर ऑब्जर्वर नीचे है ना, ऑब्जर्वर अगर नीचे है और ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है, तो जिस एंगल से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जबकि अगर ऑब्जर्वर ऊपर चला गया है और ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे है, तो जिस एंगल से ऑब्जर्वर, सिंपल तरीके जिस एंगल से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखेगा उस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा ये जो है आपका, मान लेते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट नीचे है, यानी एक सर्टेन डेप्थ पे होगा ना, मान लेते हैं, यहाँ देखिए इसमें क्या हम लोग, इसमें क्या लेते हैं, एक सर्टेन हाइट पर था, जो ऑब्जेक्ट है एक सर्टेन हाइट पर था, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ से हम लोग, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना, यहाँ जहां जहां पे ऑब्जर्वर है तो वहां पे ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, तो वहां से, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है आपका एक सर्टेन क्या होगा, डेप्थ पर होगा, है ना। जब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या बात करेंगे, हाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हम लोग डेप्थ जो वर्ड है इसका हम लोग यूज करेंगे। और लोग तो सिंपल सी बात, देखिए इसको हम लोग समराइज कर देते हैं, कैसे समराइज करेंगे, तो अगर ऑब्जर्वर नीचे है ना, ऑब्जर्वर क्या आपका नीचे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका ऊपर है ना, तो ऑब्जर्वर का भी एक प्लेन होगा ना, और ऑब्जेक्ट का एक सर्टेन हाइट पर है, तो जिस एंगल से देखेगा उसको क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे एओई, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये जो लाइन होता है इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ऑल ओके। अच्छा इसका उल्टा क्या होगा कि भाई इस बार जो है ना ऑब्जर्वर आपका ऊपर चला गया है, तो ऑब्जर्वर के लिए ये प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया ऑब्जर्वर के लिए, और ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है, तो ऑब्जर्वर जिस एंगल से ऑब्जेक्ट को देख रहा था उस एंगल को बोलेंगे एओडी, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। देखिए ऑब्जेक्ट क्या था, एक सर्टेन हाइट पर था, है ना, यहाँ पे क्या था, सर्टेन हाइट पर था, लेकिन यहां से अगर देखोगे तो जो ऑब्जेक्ट है आपका एक सर्टेन डेप्थ पर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, हाइट कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे इसको कि भाई ये जो है आपका एक सर्टेन डेप्थ पर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो आप, और हम जो है एक ही डायग्राम से हम दोनों को एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि दोनों जो एंगल्स है वो बराबर है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है और एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है दोनों क्या है आपका सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखो कैसे, तो मान लेते हैं इस प्रकार से, देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दो हॉरिजॉन्टल हमने यहाँ पे प्लेन ड्रॉ कर लिया, है ना, हमने यहाँ पे क्या करा, दो हॉरिजॉन्टल हमने क्या करा, प्लेन ड्रॉ कर लिया। अच्छा अगर आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसको आप ऐसे समझो, आप सिंपल से आप एक जेड ड्रॉ कर लो, जेड जेड समझते हैं ना, एक्स वाई जेड वाला अल्फाबेटिकली जेड आप ड्रॉ कर लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए तो जेड अगर आप ड्रॉ कर लोगे तो ये जो एंगल हो गया ना आपका, नीचे वाला जो एंगल हो गया इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, सिंपल सी बात है, ये जो हो गया आपका हो गया एओई, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये जो एंगल हो गया ना इसको बोलेंगे, इस ये जो थीटा है एंगल, तो इसको बोलेंगे एओडी, सिंपल सी बात है। देखो और ये पैरेलल है, और ये क्या है आपका ट्रांसवर्सल हो गया, है ना, ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल। आपने पढ़ा होगा कि भाई दो लाइन पैरेलल होते हैं और ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, अल्टरनेट से बराबर होता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ एओडी मतलब एओडी यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन एज एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो दोनों होता है ना आपका, दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या है आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी जिस एंगल से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, और एंगल ऑफ ये क्या आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी जिस एंगल से, ठीक है, जिस एंगल से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, लेकिन इसमें क्या है आपका, इस वाले केस में क्या था, यानी एंगल ऑफ एओई में क्या होता है कि ऑब्जर्वर नीचे है, ठीक है, ऑब्जर्वर क्या है नीचे है, लेकिन इस केस में क्या आपका कि जो ऑब्जर्वर है वो क्या है ऊपर है, यही डिफरेंस है, ठीक है, और दोनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। चलिए इसके अलावा भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये ट्रायंगल होता है ना, तो ये कौन सा ट्रायंगल होता है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ बेसिक चीजों का नॉलेज होना चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेसिक पी बाई एच होता है ना, जो बेसिक्स है।
cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच होता है ना, और tan थीटा क्या होता है आपका, p बाई बी होता है। तो इन बेसिक चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए, और सबसे अधिक जो यूज होने वाला है वो tan का होने वाला है ना। हाइट एंड डिस्टेंस जो है टॉपिक है, इसमें जो सबसे अधिक हम लोग जो यूज करने वाले हैं ये वाला जो tan है ना, इसका हम लोग सबसे अधिक यूज करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको वैल्यूज की जानकारी होनी चाहिए। वैल्यूज क्या, यानी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज का आपको नॉलेज होना चाहिए, मेनली tan का। जैसे tan 30 की वैल्यू आपको नॉलेज होना चाहिए, कितना होता है, तो 1/√3 होता है। आपको tan 60 की वैल्यू नॉलेज होनी चाहिए, कितना होता है, तो √3 होता है। आपको tan 45 जो होता है दैट इज 1 होता है, इसकी भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मेनली tan का, साइन कॉस तो का यूज जो होगा काफी कम होगा, लेकिन मेनली tan की जो वैल्यू है ना आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो इस बात का आपने नॉलेज रखना है। और ओके, ये तो हो गई दो बात जो आपको ध्यान में रखना है। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन वाला कॉन्सेप्ट, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, अभी जो हमने आपको बताया कि भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एंड टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक आपको और कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वो क्या है कि सबसे पहले छोटा ट्रायंगल में आपने चलना है। दो ट्रायंगल अगर दिख जाता है आपको, है ना, अगर आपको दो ट्रायंगल दिख जाता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, छोटे वाले ट्रायंगल चलना है, देन आपको जो है बड़े वाले ट्रायंगल में चलना है। सपोज ये आपके पास इस तरह का आपको डायग्राम मिल गया है ना, इस तरह का आपको क्या मिल गया, डायग्राम मिल गया। ऑल ओके, तो सबसे पहले ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, सबसे पहले आपने इसमें चलना है, देन आपने जो है बड़ा वाले ट्रायंगल में चलना है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, पहले छोटा वाला ट्रायंगल, देन हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाले ट्रायंगल में चलेंगे। तो इन बेसिक बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप इजिली, मतलब आसानी से जो है आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को जो है आप समझ सकते हो, आप क्वेश्चन इस पे कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो हो गई बेसिक बातें, है ना, ये तो हमने बेसिक्स कर लिया भाई क्या क्या जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना क्वेश्चंस किए हम लोग कितना भी बात कर ले आइडिया आपको नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे हम मेंशन करना चाहेंगे, हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं आपका, ये 10th क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 10th क्लास का जो एनसीईआरटी है उसमें मैथ्स का एनसीईआरटी जो है उसमें हम लोग चैप्टर 9 की बात करेंगे, ठीक है। और चैप्टर 9 से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, है ना। और आप देखोगे बुक में तो करीब आपके जो है 16 क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे नंबर 1 की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कि अ सर्कस आर्टिस्ट, है ना, एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग, है ना, वो जो चढ़ रहा है, और कहां पे चढ़ रहा है, एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर, है ना। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, और वो जो लंबी रस्सी है यहाँ पे देखिए, विच इज, है ना, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो लंबी रस्सी है ना वो टाइटली स्ट्रेच्ड है, एंड टाइड यानी उसको बांधा गया है ना, कहां बांधा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, यानी एक लंबा सा पोल है, ठीक है, एक पोल है आपका, उस पोल से उस रस्सी को बांधा गया है, और कहां से कहां बांधा गया, उस पोल से कहां से, ग्राउंड पर बांधा गया है। ऑल ओके। अच्छा, बोल क्या रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको हाइट ऑफ द पोल निकालना है, कब, जब जो रोप है ना आपका, जो रोप बांधा हुआ है वो एंगल कितने का बना रहा है, जब एंगल वो 30 डिग्री का बना रहा है एंगल, और किसके साथ एंगल बना रहा है, तो जमीन के साथ। यानी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है ना, क्या है आपका, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्या चल रहा है, एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ा है, और वो जो लंबी रस्सी है ना वो टाइटली स्ट्रेच्ड है, मतलब बांधा गया है, वो टाइटली स्ट्रेच्ड है यानी टाइड है, वो कहां पे बांधा गया है, टॉप ऑफ द पोल, यानी अगर मान लो ये पोल हो गया आपका, तो ये यहाँ इसके ये जो हो गया टॉप का पोल हो गया, सॉरी पोल का क्या हो गया, टॉप हो गया, और यहाँ पे जमीन हो गया, जमीन पे, तो यहाँ से ये यहाँ पे ये जो रस्सी है ना इसको बांधा गया है, यहाँ पे बांधा गया है, और एक यहाँ पे बांधा गया है, और ये जो रस्सी है ना जमीन पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बोल रहा है कि भाई जो रस्सी है वो जमीन पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, यानी ये जो रस्सी है ना आपका, ये यहाँ पे जमीन के साथ, जो कि ये तो जमीन है आपका, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। भाई क्या क्वेश्चन है, सिंपल सा है कि भाई एक आपका, ठीक है, एक आपका जो पोल है ना, एक आपका क्या है, पोल है, और उस पोल में, है ना, उस पोल के टॉप से, यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करते हो, ये आपका हो गया पोल एक लंबा सा, और ये हो गया एक आपका रस्सी जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी है, और इस लंबी रस्सी को यहाँ पे बांधा गया, और एक उसका एक जमीन पर बांधा गया, और उसको काफी टाइटली स्ट्रेच करके बांधा गया है। और लोग ये तो हो गया जमीन आपका, और ये जो रस्सी है ना यहाँ पे जो ग्राउंड के साथ एंगल कितने का बना रहा था, 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, ठीक है। और बोला क्या भाई कि आपको जो है जिस पोल से बंधा हुआ है उस पोल का हाइट निकालो। तो मान लेते हैं कि भाई ये एबीसी हो गया, और हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये जो पोल है उसका हाइट क्या है, ए बी है। ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो ये आपको पता है कि भाई एक ट्रायंगल बन गया ये वाला, है ना, ये आपको क्या दिख रहा है, ट्रायंगल बन गया। अच्छा, ट्रायंगल में क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है, यानी क्लियर कट केस है ये जो
पी और एच का रिलेशन है, और पी और एच किस में होता है, तो साइन में होता है। चलिए साइन हो गया, थीटा, थीटा कितना है भाई, तो 30 डिग्री है, तो साइन थीटा हो गया। पी बाई एच, तो पी हमारा क्या है, यानी परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, जो कि हमको निकालना था, हाइट ऑफ पोल निकालना था। ऑल ओके ना। अच्छा एच दिया था 20, तो यहाँ पे आप 20 लिख दो। ऑल ओके। साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिख दो, 1/2। इधर क्या है, ए बी है, तो ए बी है अपॉन ए बी, क्रॉस करेंगे हम लोग यहाँ से, तो क्रॉस करेंगे तो कितना मिल गया, 2ab इक्वल टू 20 मिल गया। ऑल ओके। तो यहाँ से हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया, कितना भाई 20/2, यानी हमने यहाँ से ए बी कैलकुलेट कर लिया कितना मीटर, 10 मीटर। यानी जिस पोल से, ये जो पोल था जिससे रस्सी बांधी गई थी, एक इसका था यहाँ पे टॉप पे और एक था जमीन पे, तो ये रस्सी जो है जिस पोल से इस रस्सी को बांधा गया था ना, उस पोल की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन लिख रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्यों लिखा रखा है, ताकि आपको समझाने में हमको आसानी हो और समय थोड़ा कम लगे, है ना, समय बचे हमारा। ठीक है, इसीलिए हमने ऐसा कर रखा है पहले से। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक एक वर्ड को समझिएगा तभी समझ आएगा। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, अ ट्री ब्रेक, एक पेड़ था वो टूट गया है। क्यों टूट गया है भाई, ड्यू टू स्टॉर्म। ड्यू टू स्टॉर्म माने स्टॉर्म के कारण, यानी आंधी के कारण जो है एक पेड़ टूट गया है। चलिए अच्छी बात है, ये हमने क्या करा, एक पेड़ ड्रॉ कर लिया, एक बड़ा सा पेड़ है। ऑल ओके। और ये पेड़ यहां से टूट गया, क्यों टूट गया है भाई, आंधी के चलते टूट गया है। एंड द ब्रोकन पार्ट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, है ना, और ये जो ब्रोकन पार्ट, ये वाला आपको ब्रोकन पार्ट है। ठीक है, और उस प्रकार से है। ठीक है, किस प्रकार से देखा जाए, द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेक्स एन एंगल विथ 30 डिग्री विथ इट। इसका मतलब समझिएगा ध्यान से, एक क्या है, पेड़ है, एक लंबा सा पेड़ है, ये हमने पेड़ ड्रॉ कर लिया, ये जो आंधी के चलते ये टूट गया है, और इसका जो टॉप है ना, ये इसका जो टॉप है, टूटेगा तो यहां से ना होगा, इसका जो टॉप है ना, ये जमीन पर गिर गया है और एंगल बना रहा है ना, कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, वो 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यानी ये जो है ना आपका कितना है, 30 डिग्री। फिर से ये पूरा क्या था, इतना बड़ा पेड़ था आपका, इतना बड़ा क्या था, पेड़ था, पेड़ आंधी आई और ये टूट गया, यहां से टूट गया, और इसका जो टॉप है ना वो जमीन को टच कर गया। ऑब्वियस है भाई, जब पेड़ टूटेगा तो उसका टॉप क्या करेगा, जमीन को टच करेगा, है ना, और एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऑल ओके। अच्छा फिर से, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, एक पेड़ था टूट गया स्टॉर्म चलते। द ब्रोकन पार्ट सो दैट द टॉप टचेस द ट्री टू द ग्राउंड मेक एन एंगल विथ 30 डिग्री। यानी यहां तक क्लियर है कि भाई 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऑल ओके। अच्छा अभी देखो क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, यानी फुट ट्री था ये, तो इसका डिस्टेंस, सॉरी ये ट्री था तो इसका फुट, एंड किसके बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री, ट्री का फुट, और द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, यानी ये जो है ये फुट ऑफ द ट्री हो गया, और यहाँ पे वो टच किया था, यानी जो पेड़ टूटा था ना, या पेड़ टूट गया था और जहां पे जमीन को टच किया था, यानी इसके बीच की दूरी दी हुई है, कितना दिया भैया, दूरी दिया 8 मीटर। ऑल ओके ना, ये हो गया 8 मीटर। बोल क्या रहा है कि आपको पूरे पूरे जो है ना पेड़ की लंबाई कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैलकुलेट किया जाए, कैसे कैलकुलेट करा जाए, तो उम्मीद है सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर से क्वेश्चन क्या है कि एक लंबा सा पेड़ है ना, एक लंबा सा क्या है आपका पेड़ है, और पेड़ जो है आपका वो क्या कर गया है, टूट गया है, आंधी के चलते पेड़ टूट गया है। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक पेड़ बना लेते हैं, ये पेड़ हमारा टूट गया आंधी के चलते, और इसका जो ये वाला टॉप है ना, ये टॉप है तो टूट के जमीन पर टच कर गया है ना, वो क्या कर गया है, जमीन पर टच कर गया है, और भाई एंगल बना रहे, कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, और जहां पे टच किया है और ये जो पेड़ का जो फुट हो गया, उसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। और लोग बोल क्या रहा है कि भाई पेड़ की लंबाई निकालो, चलो निकाला जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले ये क्या है, ये हमारा बेस होता है, और ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो समझो ध्यान से, हमको क्या करना है, इस पूरे को निकालना है ना, पूरा पेड़ की लंबाई को निकालना है। तो हम लोग काम करते हैं, इसको मान लेते हैं भाई ए, ये बी और सी, यानी हमारा पूरा जो पेड़ है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ए बी और ए सी में, सॉरी ए बी और बी सी में। ऑल ओके। अच्छा ये जो ए बी है ना, यही ना पेड़ टूट कर नीचे आया था, इसको हम लोग मान लेते हैं डी। समझिएगा ध्यान से, यानी पहले पूरा पेड़ क्या आपका, तो पूरा पेड़ आपका है ए सी, यानी ए सी क्या हो गया, हाइट ऑफ द ट्री हो गया। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं भाई जो ए सी है आपका क्या है, वो हाइट ऑफ द ट्री। ऑल ओके। अच्छा ठीक है, देखो ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों क्या है भैया, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि जो पेड़ टूटा था ना वही ना नीचे झुका था, है कि नहीं, यानी ए बी और बी डी क्या है आपका बराबर है। सबसे पहले इन दोनों बात को अपने ध्यान रखना है। हमको निकालना एसी, तो एसी कब निकलेगा, एसी जो है कब निकलेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, ए बी कैलकुलेट करेंगे और बीसी कैलकुलेट करेंगे। यानी अगर हम ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं और बीसी कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, देन हमको पूरे पेड़ की लंबाई मिल जाएगी, है कि नहीं, हमको क्या मिल जाएगी, पूरे पेड़ की लंबाई मिल जाएगी। अच्छा और चीज देखो, ए बी किसके बराबर भैया यहाँ पे, तो ए बी जो है बी डी के बराबर है। क्यों, क्योंकि जितना पेड़ टूटा था वही ना जमीन को टच किया था, है कि नहीं। यानी तो आप सिंपल से बोलो कि आपने जो है बी डी और बीसी कैलकुलेट करनी है, यानी आपने ये बीडी और ये बीसी कैलकुलेट करनी है, फिर दोनों को ऐड कर देना है। अगर ऐड करोगे देन आपको भाई पूरे पेड़ की लंबाई आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू किया जाए। अभी देखो
सबसे पहले क्या किया जाए, बीसी कैलकुलेट करा जाए। तो बीसी क्या है, आपने पता है कि भाई ये परपेंडिकुलर है और ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। ऑल ओके ना। तो चलिए पी और बी पहले देखा जाए। तो पी और बी किस में होता है, तो आपने पता है कि भाई पी और बी किस में होता है, तो साइन में होता है। ठीक है, सॉरी टैन में होता है, सॉरी हमने गलती कर दी यहाँ पे, आपने गलती नहीं करना है। ठीक है, पी और बी किस में होता है, तो टैन में होता है। तो चलो सबसे पहले टैन लिया जाए। तो टैन 30 डिग्री हो गया ना, पी बाई बी। पी कितना है आपका, तो पी रखने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, पी रहने दो उसको। अगर आपको पी नहीं माने तो इसको बीसी मान लो। चलो भाई बीसी हमारा है पी। ठीक है, अच्छा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। बेस तो पता है ना अपने कितना है, 8। चलो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3 होती है। तो बीसी अपॉन क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहां से आप क्रॉस कर लो, तो √3 BC इक्वल टू कितना मिल गया, 8 मिल गया। तो आपने भाई बीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितनी कैलकुलेट कर ली, 8/√3। तो यहां से तो आपने एक काम कर लिया, यानी 8/√3 या आपने बीसी तो कैलकुलेट कर लिया। ऑल ओके ना। अब बचा क्या, अब अपने बीडी कैलकुलेट करनी है, यानी आपको एच कैलकुलेट करना है। और गिवन क्या है, बी। अब कुछ सोचो कि भाई बी और एच में कौन सा रिलेशन होता है, तो आपने पता है कि भाई बी और एच की अगर बात आती है तो कॉस की बात आएगी, यानी कॉस का हम लोग अप्लाई करेंगे। एंगल कितना है 30, तो कॉस 30 हो गया बी बाई एच। तो बी कितना है, दैट इज 8, तो 8 लिख दो। एच तो एच है ना, एच हमने किसको माना है, बीडी को, तो ये हो गया बीडी हमारा, है ना, ये हमारा क्या हो गया, बीडी। ऑल ओके। अच्छा कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2 होती है। इक्वल टू क्या हो गया, 8/BD। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करेंगे तो वही हो गया 16, है ना, और इन दोनों को गुना करेंगे तो हो गया √3BD। यानी यहां से हमने बीडी भी कैलकुलेट कर लिया। ऑल ओके ना। बीडी कितना आया, 16/√3। देखो भाई हमको बीडी मिल गया और हमको बीसी मिल गया, जोड़ देते हैं। यानी यहाँ पे हमने बीडी की वैल्यू रख दी और हमने अब जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर है। तो हमने ये ऑलरेडी निकाल दिया है और ये हमने निकाल लिया है, तो ये निकाले यानी हमको ये मिल गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो भाई हमको पूरा पेड़ का लंबाई मिल जाएगा। चलो जोड़ा कैसे जाए, तो सबसे पहले भाई दोनों में सेम है, तो एलसीएम ले लो आप। यहाँ पे √3 हो गया, यानी ऊपर जोड़ दो तो 16 8 हो गया 24। यानी आगे हमारे पास कितना आ गया, एसी हमको कितना मिल गया, 24/√3। ऑल ओके ना। अच्छा इसको एक काम करो, यहाँ से स्लाइस कर दो आप। तो स्लाइस कैसे करोगे, तो √3 यहाँ से गुना करो और √3 यहाँ कर दो, मतलब गुना और डिवाइड कर दो। ठीक है। अच्छा अभी क्या हो गया, ये हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिल जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा भी यहाँ पे इरेज करके डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना। चलो अभी देखो यहाँ तक अभी तो आपको सारी बातें समझ आई होंगी। यहाँ पे हमने क्या करा, ये 24/3 हो गया। ऑल ओके। अच्छा ये देखो √3 है और √3 कितना होता है, 3 होता है। तो ये 3 से 8 बार में कट कर दो ये, यानी आपका जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया, 8√3 यानी 8√3। यानी ये जो पेड़ था ना पूरा, ये जो पूरा पेड़ था इसकी लंबाई कितनी थी, 8√3 मीटर थी। ऑल ओके। चलिए उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए देखिए अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस लिए, यानी जो आपका 9.1 था ना उसके हमने 2 क्वेश्चंस लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करा एंड हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा। ऑल ओके। अच्छा अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक अलग सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अलग सा क्वेश्चन लेते हैं, यानी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो आपको 2 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस जब आप करोगे ना तो आपको 2 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। कौन कौन सा भाई, तो एक में आपका एंगल गिवन हो, यानी एंगल आपको भाई दिख रहा होगा कि एंगल गिवन होगा, और दूसरा में एंगल इज नॉट गिवन, है ना, एंगल वहां पे गिवन नहीं होगा। तब क्या करोगे आप, तब जो है ना आपको, अगर एंगल गिवन नहीं होगा ना तब आपको एक कॉन्सेप्ट दिया होगा, वहां पे एक नया टर्म दिया होगा, दैट इज कंप्लीमेंट्री, है ना। क्या दिया होगा, कंप्लीमेंट्री, एक वर्ड आपको दिख जाएगा। कंप्लीमेंट्री का मतलब आपने पढ़ा होगा कि भाई वैसा कोई भी कंप्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ा होगा कि कोई भी 2 एंगल का सम अगर 90 है तो वो बोलते हैं वो कंप्लीमेंट्री एंगल से। तो 2 एंगल का सम कितना है, 90। यानी अगर एक x होगा तो दूसरा कितना होगा, 90 - x होगा। यानी अगर एक एंगल थीटा होता है तो दूसरा कितना होगा, 90 - थीटा। अच्छा मान लो कि यहाँ पे अगर सप्लीमेंट्री मिल जाए तब क्या करते हैं, तो हमको पता है कि सप्लीमेंट्री अगर मिलता तो सप्लीमेंट्री में 2 एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एक थीटा होता, दूसरा 180 - थीटा हो जाता। क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ के 180 आना चाहिए। यहाँ भी दोनों को जोड़ के देखो आपको 90 मिलेगा। ऑल ओके ना। तो 2 तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन लिया ना, अब हमने तीसरा क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, क्यों ले रहे हैं ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए हम उस क्वेश्चन को हमने चूज करा हुआ है। चलिए ऐसे तो हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हमने इसको कुछ अलग सोच के लिया हुआ। चलिए क्वेश्चन पढ़ा जाए पहले। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हमने आपको बताया हुआ है कि अगर ऑब्जर्वर नीचे है ऑब्जेक्ट ऊपर है तो जिस एंगल से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखेगा उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी क्लियर है भाई कि यहाँ पे एक टावर है ना, यहाँ पे क्या आपका एक टावर है ना, और उस टावर, अच्छा फिर पूरा पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट
फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, यानी यहाँ पे जमीन पर दो बिंदु है ना, दो बिंदु हैं यानी दो पॉइंट्स है। एक जो है भैया आपका वो दूरी है 4 मीटर की दूरी पर है, और जो दूसरा है आपका वो 9 मीटर की दूरी पर है ना। आपके पास जमीन पर दो पॉइंट है, एक ए हो गया मान लो, इसको दूसरे वाले को बी मान लो, और दोनों जो है ना, एक जो है 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा 9 मीटर की दूरी पर है। कहां से? फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, अच्छे से पढ़ो फिर से, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट, है ना, एट अ डिस्टेंस, एंड दो फिक्स्ड पॉइंट हो गए ए और बी मान लिया हमने। एक जो है 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा कितने मीटर की दूरी पर? 9 मीटर की दूरी पर। कहां से? यानी फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी ये टावर था ना आपका, इस टावर के बेस से, नहीं यहां से, ऑल ओके, एंड आर द सेम स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों जो है ना सेम स्ट्रेट लाइन में है, ऑल ओके, विथ, ध्यान से, विथ इट आर कंप्लीमेंट्री, यानी यहां जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? कंप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। और आपने करना क्या है? हाइट ऑफ द टावर आपने कैलकुलेट करना, यानी यहां जो एंगल बन रहा है वो कंप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, ऑल ओके ना। यानी अगर एक थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अच्छा, इनकेस अगर सप्लीमेंट्री होता तो एक थीटा तो दूसरा 180 माइनस थीटा। फिर से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई आपका एक टावर है और यहाँ दो पॉइंट है, दो पॉइंट से मान लो कोई भी इंसान है ना, एक टावर के टॉप को देख रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों जो है ना पॉइंट आपकी एक लाइन में है और जमीन पर है, ठीक है, और ये पहला जो पॉइंट है वो 4 मीटर की दूरी पर है, और जो दूसरा पॉइंट है वो बेस, टावर के बेस से, ये टावर का बेस हो गया, इससे वो 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और बोल रहा है कि भाई जो एंगल दिया नहीं है, एंगल बोल रहा है कि जो एंगल है वो क्या है? कंप्लीमेंट्री, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीमेंट्री है, ठीक है। और बोल रहे हैं कि भाई क्या निकालो आप? हाइट ऑफ टावर निकालो, है ना, हाइट ऑफ आपने टावर निकालना। चलिए कैलकुलेट करा जाए। तो हमने आपको एक रूल सिखाया हुआ कि अगर आपको दो ट्रायंगल मिल जाते हैं तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल। चलिए सबसे पहले हम लोग छोटा ट्रायंगल में चलते हैं और फिर बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। लेकिन ट्रायंगल में चलने से पहले आपको दो बातों का नॉलेज होना चाहिए। वो क्या क्या? कि जब कंप्लीमेंट्री आ गया तो आपको कंप्लीमेंट्री एंगल्स पता होने चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। इसका आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना, ये कॉन्सेप्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। हमने ऑलरेडी बता रखा है लेकिन आपने इसका नॉलेज होना चाहिए। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग इसका नाम देते हैं ए, ये बी, और ये चलो इसको सी कर ले जाए, इसको डी कर ले जाए। नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी दे सकते हो। चलो सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में चलते हैं। तो देखो भाई ये निकालना है और ये दिया हुआ है, यानी परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया हुआ है। तो पी बी का बात है, तो पी बी किस में लेते हैं? tan में लेते हैं। चलो लिया जाए tan। ये तो tan हो गया ना थीटा। थीटा कितना है? ये है ना आपका 90 माइनस थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा, यानी tan थीटा हो गया। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये तो हो गया भैया आपका परपेंडिकुलर, और बेस क्या है आपका? ये है 4, तो यहाँ पे हमने रख दिया 4, ऑल ओके। अच्छा, हमने पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया cot थीटा, यानी cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया? AB बाई 4। हमने पहले ट्रायंगल में चल लिया और हमने इक्वेशन इसको मान लिया। चलिए अब वो क्या करते हैं? बड़े ट्रायंगल में चला जाए, यानी जो बड़ा ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ठीक है, बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? तो नाम बोलोगे इसका, तो आप ए डी बी, चलो ए डी बी, चलो आप इसका इस कौन सा ट्रायंगल था? इसका नाम क्या था? एसीबी, ठीक है। ये ट्रायंगल कौन सा था? एसीबी। देखो जो एंगल होता है ना उसको बीच में बोलते हैं, उसको बीच में लिखते हैं एसीबी। चलिए बड़े ट्रायंगल में चला जाए। तो बड़े ट्रायंगल में हमको क्या मिलेगा? यानी कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए डी बी में हम चलते हैं। थीटा एंगल है और यहाँ भी परपेंडिकुलर है और यहाँ भी क्या है भाई? बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस किसमें होता है? तो एक ही है, tan। चलिए तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना आपका? ए बी है, तो ए बी हमने रख दिया, और बेस कितना है? 9 है, तो 9 रख दो आप यहाँ से, ऑल ओके ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया, ऑल ओके ना। अच्छा, हमने करना क्या है? हमने जो है क्या कैलकुलेट करना है? हमको भाई ए बी कैलकुलेट करना है, यानी हमको इसका जो टावर है ना इसका हाइट निकालना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी हम लोग 1 को और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो tan इंटू कॉट क्या होता है? 1 होता है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट ए बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है, गुना करेंगे देन वी गेट 36, यानी 36 मिल जाएगा। क्रॉस करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 36। तो यहाँ से हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 6 मीटर, यानी जो आपका ये जो पोल था ना इसका आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 6 मीटर, ऑल ओके। उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। देखिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आता है। अगर मान लीजिए जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल जाए ना, जब भी यहाँ पे दो पॉइंट दिए और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कंप्लीमेंट्री हो, यानी एक थीटा हो दूसरा 90 माइनस थीटा हो, और ये मान लो कि ये ए दिया है और ये आपका बी दिया हुआ है ना, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना और आपसे ये पूछा जाएगा भाई आप ये बताओ, कुछ नहीं करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, रूट लगा दो, सिंपल सी लॉजिक है। अगर ये मान लो कि ए बी सी है ना, डी है आपका, कुछ भी हो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका रूट लगा दो, आपने आंसर मिल जाएगा, यानी आपने इसका हाइट मिल जाएगा। चलिए ये तो हो गई बात, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है।
यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग पहले अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, यानी एक 1.5 मीटर का एक लड़का है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी एक 30 मीटर का बिल्डिंग है ना, और उससे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का 5 मीटर टॉल लड़का जो है वो खड़ा है। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है क्या द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी जो लड़का है आपका वो देख रहा है, किसको देख रहा है, जो 30 मीटर बिल्डिंग को देख रहा है, और लड़के की हाइट कितनी है 1.5 मीटर, यानी जो 1.5 मीटर का जो लड़का है जो कि 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है, और किसको देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। और वो क्या कर रहा है, चल रहा है। जब वहां पे जब देख रहा था उस समय जो एंगल बना रहा था वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। ठीक है, जैसे जैसे वो मूव कर रहा है, यानी एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ मूव करा, तो यानी ऑब्वियस है कि उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो भी क्या करेगा, चेंज करेगा। यानी शुरू में जब वो देख रहा था तब उसका एंगल कितना 30 डिग्री, तो जैसे जैसे वो मूव कर रहा है अब उसका एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। बोल रहे हैं क्या कि भाई वो कितना मूव किया है ना, यानी क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि फाइंड अ डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी आपको बताना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना मूव किया। फिर से क्वेश्चन को, एक 1.5 मीटर का लड़का है, 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब लड़का जो है, ये जो 1.5 मीटर का जो लड़का है, जब 30 मीटर की बिल्डिंग को देख रहा था तब एंगल कितना बना रहा, 30 डिग्री का बन रहा था एंगल। जब वो कुछ दूर चल दिया तब एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ऑब्वियस है कि भाई जब वो मूव करेगा बिल्डिंग की तरफ तो एंगल उसका चेंज करेगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहे भाई कितना चला वो, है ना, आपको जो है कितना चला वो आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। चलिए हम थोड़ा क्वेश्चन को इरेज करते हैं। चलिए फिर हम क्या करते हैं, डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। चलिए फिर से हम क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सिंपल सा है कि भाई क्या है आपका एक 1.5 मीटर का, ये मान लो कि ये 1.5 मीटर का एक लड़का है, ऑल ओके। और ये जो है आपका 30 मीटर बिल्डिंग है ना, ये जो है आपका 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है। ठीक है, ये जो लड़का है आपका वो कितने मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है, 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है। हम लोग मान लेते हैं कि जो हमने यहाँ जो लड़का ड्रॉ करा था, ये लड़के का हाइट कितना था 1.5 मीटर, ऑल ओके। अच्छा, और ये बिल्डिंग कितना था आपका, जो बिल्डिंग था आपका ये 30 मीटर लंबा ये बड़ा बिल्डिंग था, ऑल ओके। यहाँ तक अभी देखो बोल रहा है क्या कि ये जो लड़का है आपका इस बिल्डिंग से कुछ ना कुछ दूरी पर खड़ा है। चलिए हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। कैसे कैसे ड्रॉ करा, सबसे पहले क्या था, 1.5 मीटर का लड़का था, ये 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा था, हमने ड्रॉ कर दिया। कुछ दूरी पर खड़ा था, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ऑल ओके ना। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा है कि भाई जब ये जो लड़का यहाँ पे था, जब था ना, ये जब इस एंगल को देख रहा था, यानी जब उसके टॉप को देख रहा था। अच्छा, एक चीज और देखो, ये 1.5 है तो ऑब्वियस ये कितना होगा आपका, ये भी हो जाएगा 1.5 आपका, है ना। तो ये पूरा जब 30 है ना, ये पूरा क्या है 30 है, 30 में से 1.5 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 28.5 होगा कि नहीं होगा। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब इसका नाम दिए, ए हो गया, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया सी, ये डी, और ये क्या हो गया ई। तो मान लो यहाँ पे कि जो डी है ये लड़का है जो कि जिसका जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, और जो आपका एसी है यानी ए हो गया, और ये क्या हो गया सी, एसी। ठीक है, जो एसी है आपका ये क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, और ये जो लड़का है ये 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है। तो जब ये 1.5 होगा तो ऑब्वियस ये वाला भी क्या होगा 1.5 होगा, ऑल ओके ना। ये भी कितना होगा आपका 1.5, यानी ये हमने कर दिया 1.5, ऑल ओके। यहाँ पे हमने 1.5 लिख दिया, पूरा दिया था 30, तो 30 में से 1.5 घट गया, यानी हटा दोगे तो ये कितना बचेगा, ये आपका कितना बच गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 28.5, यानी ये हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 28.5, ऑल ओके। जब यहां से जब इसको देख रहा था है ना, शुरू में यानी स्टार्टिंग में, ठीक है, तो जो एंगल बन रहा था वो एंगल बन रहा था 30 डिग्री का। तो यहाँ पे हमने एंगल बना दिया 30 डिग्री का। अब ये कुछ दूर चल गया, यानी जो लड़का था ना, मान लो कि यहाँ तक ये चल के यहाँ तक आ गया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक आ गया। देखो ऐसे आप समझो, आप लड़का तो यहाँ से चलेगा ना, तो मान लो यहाँ से चला और यहाँ तक आ गया, तो हम लोग इसको और इसको तो हमने पैरेलल माना है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बराबर हो गया, है ना। तो मान लेते हैं अब यहाँ पे ये आ गया, और ये जो एंगल बना रहे हैं, अब एंगल कितने का बना रहे हैं 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आ रही बात समझ में। अच्छा देखो फिर से हम ड्रॉ करते फिर से, तब आपको समझ आएगा। ये क्या था 1.5 का लड़का था, और ये क्या था 30 का था। तो ये 1.5 हमने यहाँ से कट कर लिया, यानी ये भी कितना हो गया 1.5 हो गया। पूरा कितना था 30 था ना, पूरा कितना था 30, तो ये ऑब्वियस है कि आपको कितना मिलेगा, ये 28.5 मिल गया आपको। जब यहां से जब इसको देख रहा था टॉप को, तो कितना डिग्री का एंगल बना रहा था 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। अब क्या कर रहा है, लड़का कुछ दूर चल गया है ना, यहाँ तक आ गया लड़का मान लो, यानी अब लड़का कहां तक, यहाँ तो कुछ दूर चल दिया है लड़का। अब एंगल कितने का बन रहा है, अब बना रहा है लड़का जो एंगल बन, जब उसको देख रहा है, एंगल लड़का नहीं बना रहा है, लड़का जिस एंगल से उसके टॉप को देख रहा है, तब जो एंगल है वो कितना हो रहा है 60 डिग्री, ऑल ओके। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक इसका मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, और एक हो गया ये आपका डी, यानी एक ट्रायंगल आपका बन रहा है ये वाला, क्या चीज ए बी सी बन रहा है।
और एक ट्रायंगल क्या बन रहा है आपका एडीसी, यानी अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ऑल ओके, यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? दो। अच्छा, हमने आपको रूल सिखाया हुआ था कि जब भी दो ट्रायंगल मिले तो सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल देन बड़ा वाला ट्रायंगल। ऑल ओके, चलो आगे प्रोसीड किया जाए। अच्छा, यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर है और ये भाई बेस है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, छोटा वाला ट्रायंगल है ना ये वाला, यानी कौन सा ट्रायंगल? एबीसी। तो एबीसी ट्रायंगल हम लोग चलते हैं पहले, इन ट्रायंगल कौन सा? एबीसी में हम लोग चलेंगे। तो ट्रायंगल एबीसी में क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है, बेस है ना। तो आपको पता है कि भाई परपेंडिकुलर और बेस किस में लगता है? tan में लगता है। लगा दो आप tan, यानी कितना हो गया, tan 60 हो गया, है ना, tan 60। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। लेकिन सबसे पहले हम लोग tan का लिखेंगे कि tan होता क्या है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, यानी गिवन है, दैट इज 28.5 गिवन है अपॉन बेस। और बेस तो हमको नहीं ना पता है, तो मान लेते कि भाई हमारे पास कितना है, बेस बीसी है। ऑल ओके ना, बेस हमारा कितना है, बीसी। चलिए अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर ले। कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको पता है कि भाई tan 60 जो होती है ना, इसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है वैल्यू? √3, यानी √3 इक्वल टू कितना निकल गया, 28.5 बट्टा में क्या निकल गया, 20। ऑल ओके ना। अब यहां से आप क्या करो, क्रॉस कर दो। ठीक है, क्रॉस करो तो कितना हो गया, √3 BC, है ना, √3 BC इक्वल टू कितना निकल गया, 28.5 निकल गया। ऑल ओके ना। अच्छा, तो आप यहाँ से BC कैलकुलेट कर लोगे तो BC कितना निकल जाएगा आपका? देखो ये गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, यानी 28.5 अपॉन क्या निकल जाएगा, √3 निकल जाएगा क्या? तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, BC कैलकुलेट कर लिया। ऑल ओके, यहाँ तक उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, तो यहां से अगर इसको सब सॉल्व करोगे ना, तो यानी यहां से आपको रिस्लाइज करना पड़ेगा। ये जो टर्म है ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्लाइज करना पड़ेगा। अब रिस्लाइज कैसे करोगे आप? तो रिस्लाइज इसको करोगे, √3 से इंटू करोगे और √3 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, यानी √3 से गुना करोगे, √3 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ऑल ओके ना। अच्छा, जैसे ही आप क्या करोगे, √3 से मल्टीप्लाई करोगे, √3 से आप डिवाइड करोगे, देखो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा। देखिए अभी हम लोग करके रहे छोटे वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं। ठीक है, देखो तो BC इक्वल टू कितना निकल गया आपका, ये गुना करोगे आप ना, 28.5 को √3 से गुना करो। तो यहाँ पे गुना करके लिख दो आप, यहाँ पे 28.5 √3 हो गया। अच्छा, नीचे में देखो ये क्या था, √3 था और ये √3 था, तो √3 कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। तो ये 3 से कट जाएगा आपका, है ना। कैसे कटेगा, तो ये जो है ना आपका, देखो कैसे कटेगा, ये तो 9.5 में बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो यानी जो BC निकला आपका वो कितना निकल गया, 9.5 √3, यानी आपने जो है इतना का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, यानी आपने BC कैलकुलेट कर लिया। ऑल ओके ना। आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, BC, और BC कितना आया, तो हमको मिल गया भाई, BC मिल गया हमको 9.5 √3। ऑल ओके। अच्छा, अब हमने छोटा ट्रायंगल चल लिया, हमने जो छोटा सा ट्रायंगल लिया, हमने जो लिया था इसमें तो चल लिया। अब हमने बड़े वाले में देखना, भाई ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। देखिए हमने थोड़ा सा डायग्राम काफी हमने छोटा ड्रॉ करा हुआ है, क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है ना, तो इसीलिए हमने ऐसा करा हुआ है। ठीक है, तो आपने थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा हो गया, छोटे ट्रायंगल में चलो, और हमने BC कैलकुलेट कर लिया। ऑल ओके, चलिए अब हमको क्या करना है, बड़े वाले ट्रायंगल में चलना है। चला जाए बड़े वाले ट्रायंगल में। तो देखो ये क्या है, ये A है, ये क्या है, C है, और ये क्या है आपका D है, यानी हमको चलना है बड़े वाले ट्रायंगल में। यानी इन ट्रायंगल कौन सा, ADC में हम लोग चलेंगे ना, बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे। सेम प्रोसीजर, ये आपका परपेंडिकुलर गिवन और बेस है ना, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या होता है, tan होता है। और एंगल यहाँ पे कितना है, तो एंगल क्लियरली कितना आपका 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख दो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आपका 28.5 है, तो यहाँ पे आप लिख दो 28.5 अपॉन बेस। बेस कितना है आपका, आपको नहीं पता है, क्योंकि बेस हमको कैलकुलेट करना है। तो बेस होगा कितना, देखो थोड़ा हम इसको और इरेज करते हैं, ये वाला पोर्शन जो है ना, हम थोड़ा यहाँ से और इरेज करते हैं पोर्शन। ठीक है, देखो ये देखो, केवल हम लोग केवल ऊपर वाला ट्रायंगल ही रखते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखो अब ध्यान से, तो ये हो गया हमारा, ये तो हमने निकाल लिया है ना, ये वाला पोर्शन कितना निकला, 9.5 √3 निकल गया ना, ये वाला पोर्शन को निकल गया 9.5 √3। अब हम लोग इस ट्रायंगल में गया है, तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये पूरा क्या हमारा बेस है, यानी बेस हमारा क्या CD है, तो यहाँ पे क्या आ गया, CD। ऑल ओके। अभी देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3 होती है, तो ये हो गया 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन यहाँ पे क्या हो गया, CD। तो यहाँ से आपने क्या कर लेना है, CD कैलकुलेट कर लोगे, तो यहाँ से कितना मिल गया, 28.5, यानी ये जो पूरा CD था ना आपका, ये पूरा CD कितना निकल गया, 28.5, और √3 तो छूट गया है ना, यहाँ पे √3 भी है, तो ये √3 निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था क्या, कि भाई 1.5 मीटर का लड़का था, वो 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा था। ठीक है, तो जब शुरू में देख रहा था, तो एंगल कितने का था, 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब बाद में कुछ देर वो चला, तब उसका एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, यानी कितना चला, है ना, यानी हमने जो है ये वाला पोर्शन कैलकुलेट करना, हमको DB कैलकुलेट करना है ना, हमको जो है क्या कैलकुलेट करना, DB कैलकुलेट करना। ठीक है, अब DB कैसे मिलेगा, तो आपको पता है कि अभी DB को और BC को आप ऐड करोगे, यानी DB को और BC को ऐड करोगे, देन यू गेट व्हाट, हमको मिल जाएगा CD, है ना। और DB इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा CD माइनस BC।
और अभी हमने CD कैलकुलेट करा, ये देखो ये जो बड़ा सा ना CD है ना, ये वाला CD हमने कैलकुलेट करा, कितना कैलकुलेट किया हमने, तो 28.5√3 कैलकुलेट करा, माइनस BC ये भी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करा, कितना है अभी 9.5√3, यानी जब घटाओगे, अब घटाओगे कैसे, ये भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि कैसे घटाया जाए, तो आसान तरीका होता है कि √3 कॉमन ले लो। तो यहाँ से जब √3 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा 28.5 माइनस ये बच जाएगा 9.5, जब इसको माइनस करोगे देन यू गेट 19, यानी 19√3 लगा दो, यानी ये आपका आंसर मिल गया, यानी 19√3 मीटर, यानी ये जो लड़का था ना आपका, ये 19√3 मीटर चला, तब जो एंगल है आपको वो 30 डिग्री से 60 डिग्री में क्या हो गया, चेंज हो गया। और कौन सा एंगल चेंज हुआ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर नीचे था और ऑब्जेक्ट ऊपर था। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। चलिए, ये तो हो गई बात क्वेश्चन नंबर 5 की। अब हम लोग बात, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की बात हुई ना, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, क्योंकि हम लोग 4 तक तो हमने कर लिया है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 क्या बोल रहा है वो देखा जाए। ठीक है, हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि हमको अच्छे से स्पेस मिल जाए। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई एक स्टैचू है ना, एक स्टैचू है जिसका लंबाई कितना है 1.6 मीटर, माने 1.6 मीटर का एक स्टैचू है जो कि खड़ा है स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब होता है खंबा, है ना। यानी आप एक काम करो, यहाँ पे एक आप खंबा बना लो, ये हो गया आपका एक खंबा हो गया, यानी पेडेस्टल हो गया। इसके ऊपर 1.6 मीटर का 1.6 मीटर का एक स्टैचू खड़ा है। और ओके यहाँ तक फिर से कि भाई क्या है, एक स्टैचू है जिसका लंबाई कितना है 1.6 मीटर है, ये खड़ा है, यानी स्टैंड है, कहाँ पे खड़ा है, तो पेडेस्टल पे खड़ा है, यानी खंबे पर खड़ा है। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी जमीन पर कोई ना कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, मान लो कि जमीन पर एक क्या हो गया, पॉइंट हो गया। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, यानी स्टैचू कौन सा था, ये तो खंबा था आपका, है ना। ये जो मान लो इसको ए बी मान लो, तो ए बी क्या था, वो खंबा था, और इसको मान लो डी, और जो ए डी है वो आपका स्टैचू है। तो बोल रहा है क्या कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, यानी स्टैचू के टॉप से, स्टैचू हो गया, स्टैचू के टॉप हो गया, स्टैचू के टॉप से जो एंगल बन रहा है ना जमीन पर, यानी आप ऐसे समझो कि मान लो जो स्टैचू हो गया ना, उसके ऊपर कोई स्टैचू के टॉप से कोई देख रहा है, स्टैचू के टॉप से कोई आदमी देख रहा है, कोई इंसान देख रहा है, और कहां पे देख रहा है, जमीन पर एक पॉइंट को देख रहा है। तो अब एंगल कितने का बना रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, 60 डिग्री। और ओके, फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पर, यानी उसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम लोग पी, इसी पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यानी खंबे के टॉप से, यानी खंबा ये था, ये खंबा था ना आपका, खंबे के टॉप से कोई देख रहा है, यानी अब एंगल बना रहा है कितने का, 45 डिग्री का। अब जो एंगल बना रहे हो कितने का एंगल बना रहे हैं, 45 डिग्री। देखिए बड़ा वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है, और जो छोटा वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री। बोल रहा है क्या कि भाई आपको खंबे की लंबाई निकालनी, यानी आपको हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालना है। फिर से क्वेश्चन को समराइज करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, आसान सा क्वेश्चन है कि भाई एक खंबा है ना, एक खंबा हो गया, ये खंबा हो गया, मान लो खंबे के ऊपर 1.6 मीटर का एक स्टैचू है, जमीन पर एक पॉइंट है, जब इसके टॉप से देख रहा है तब एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। जब ये जो पेडेस्टल है, खंबा जो है, इसके टॉप से जब देख रहा है तो एंगल कितने का बना रहा है, 45 डिग्री का। बोल रहा है भाई ये खंबा जो है ना, इस खंबे की लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा इरेज करते हैं ताकि हमको स्पेस मिले, एंड देन हम लोग फिर से इसको ड्रॉ करके आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, इरेज कर दिया। देखिए सेम सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या था कि भाई यहाँ पे आपका एक खंबा था, तो यहाँ पे हमने क्या करा, खंबा ड्रॉ कर लिया। ठीक है, पेडेस्टल, और इसके ऊपर एक स्टैचू था, इसका लंबाई था 1.6 था, और जमीन पे क्या था, एक पॉइंट था, है ना। ये जमीन पर हो गया, ग्राउंड हो गया, और ग्राउंड पर एक पॉइंट था। और लोग यहाँ तक अच्छा, जब स्टैचू के टॉप से जब देखा गया तब एंगल कितने का था, 60 डिग्री का था, तो ये हो गया 60 डिग्री। और जब पेडेस्टल के टॉप से जब देखा गया तो एंगल कितने का बन रहा था, 45 डिग्री का। बोल क्या रहा था कि भाई आपको ये निकालना है, मान लो इसको ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, और ये मान लो आप डी, कुछ ही मानो, पॉइंट आप कुछ ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो ट्रायंगल्स है, एक छोटा ट्रायंगल है और एक आपका बड़ा ट्रायंगल है। चलिए सबसे पहले छोटे ट्रायंगल में चला जाए, यानी इन ट्रायंगल रूल देखो सिंपल है, पहले छोटे में चलो फिर बड़े में चलो, सिंपल सा रूल है। सबसे पहले इन ट्रायंगल एसी में चला जाए, तो भाई परपेंडिकुलर की बात हो रही है क्योंकि ये निकालना है ना, परपेंडिकुलर और बेस, है ना, और तो कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे। चलो P बाई बी यानी tan 45 डिग्री हो गया। तो भाई क्या होता है परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या ए बी है, और बेस क्या है, जो बेस है आपका, ये बेस है ना BC, तो ये हो गया BC। और लोग तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी ए बी अपॉन क्या चीज BC। यानी यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लिया कि भाई ए बी और BC दोनों क्या आपका बराबर है ना। जो ए बी है और BC है, यानी ये वाला पोर्शन जो है और ये वाला जो पोर्शन है, दोनों क्या है, बराबर है। और लोग के ना तो मान लेते हैं कि भाई ये दोनों जो है ना, ये x है, मान लेते हैं कि ए बी BC जो है वो x है। और ओके, यानी ये भी x हो गया और ये भी क्या हो गया, x हो गया, हमने मान लिया। ठीक है कि भाई ये दोनों x है।
चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जब छोटे ट्रायंगल हमने जब चल लिया तो अब हम लोग क्या करते हैं, फिर बड़े ट्रायंगल में चलते हैं। यानी बड़ा ट्रायंगल ये है आपका, है ना, ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल है और लोग यहाँ तक ना, तो बड़ा ट्रायंगल में क्या होगा, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ये पूरा लोगे ना आप, यानी क्या लोगे 1.6 प्लस एक्स लोगे, और बेस यहाँ पे क्या है आपका एक्स है। तो पी और बी किस में होता है, तो आपने पता है कि भाई पी और बी जो होता है टैन में होता है। एंगल यहाँ पे क्या लोगे, तो 60 डिग्री लोगे। क्यों लोगे, क्योंकि ये जो 45 था ना छोटे वाले के लिए था, बड़ा वाले के लिए क्या है 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहां से जब वो देख रहा था ना तब एंगल कितने का बन रहा था, 60 डिग्री का। दैट इज वाई आपको बड़ा वाला लेना है एंगल 60 डिग्री। चलिए सेम प्रोसीजर, tan 60 हो जाएगा। क्यों tan ले रहे हो, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर और बेस का बात है। पी बाई बी, तो पी कितना है आपका 1.6 प्लस एक्स लिख दो आप यहाँ पे, और बेस कितना है आपका एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिख दो आप। अब यहाँ से आपने पता है कि भाई tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो √3 इक्वल टू क्या निकल गया 1.6 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ से क्रॉस कर दो तो √3 एक्स हो गया, इक्वल टू क्या निकल गया 1.6 प्लस एक्स हो गया। ये प्लस एक्स है, उधर जाएगा तो माइनस एक्स हो गया, यानी √3 एक्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना निकल गया 1.6 निकल गया। यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 हो गया, इक्वल टू कितना निकल गया 1.6। और ओके, अभी वही देखो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू कितना निकल गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको तो चाहो तो आप रेसलाइज कर सकते हो या आप इतना पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन आप रेसलाइज कर लो, ठीक है। रेसलाइज करने पे थोड़ा अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ जाता है, ठीक है। कैसे रेसलाइज करेंगे, तो ये तो है ना √3 माइनस 1, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे √3 प्लस 1 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑल ओके ना। अच्छा यहाँ पे क्या बच गया, क्या है आपके पास, यहाँ पे लिख दो आप, यहाँ पे 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बच गया। अच्छा यहाँ पे क्या है देखो, ये a माइनस बी है और a प्लस बी है, यानी a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर और ये हो गया √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 3 में से 1 जाएगा तो हो गया 2। इसको कट कर दो यहाँ पे, यानी ये निकल गया 0.8 √3 प्लस 1। तो ये जो आया ना आपका फाइनल आंसर आ गया, यानी ये जो पेडेस्टल था इसकी लंबाई कितनी होगी 0.8 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर लगा देना आपने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये हमने अभी तक 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें पता है क्या होता है, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट समझना होता है कि भाई बोल क्या रहा है, क्वेश्चन जो है वो बोल क्या रहा है। अगर उसको आपने समझ लिया फिर आपने डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करके देखना है कि भाई अगर आपने यूज क्या करना है, टैन का यूज करना है कि कौन सा यूज करना है, ठीक है। फिर अपने वैल्यू का ध्यान रखना है, फिर आप सॉल्व कर दोगे आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। बोल रहा है कि दो पोल है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, यानी दो पोल से भाई हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे दो पोल ड्रॉ कर लेंगे और दोनों पोल जो है इक्वल हाइट के हैं, दोनों आइदर साइड ऑफ रोड, दोनों तो खड़े हैं और अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। लेकिन आइदर साइड ऑफ रोड, तो बीच में रोड होगा ना, बीच में क्या रोड है और दो पोल है आपके पास। मान लो कि ए भी एक पोल हो गया और एक सी डी पोल हो गया, दोनों पोल बराबर है, दोनों का हाइट बराबर है और दोनों रोड के दो किनारे खड़े हैं। जो रोड है आपका वो 80 मीटर चौड़ा है, यानी देखिए आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड, यानी जो रोड है ना आपका वो 80 मीटर क्या है चौड़ा है, यानी ये हो गया आपका 80 मीटर, यानी जो बीडी हो गया वो 80 मीटर हो गया। कह रहा है क्या कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, यहाँ पे कोई क्या है पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी यहां से जब इसको देख रहा है तो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और जब यहां से एंगल देख रहा है जब, तो एंगल कितने का बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको, यानी ऑब्जर्वर नीचे ऑब्जेक्ट ऊपर, ऑब्जर्वर जो है देख रहा है उसको, ठीक है। बोल रहा है कि एक जगह से जब देख रहा है तो 60 डिग्री का, मतलब यहाँ जो पॉइंट है ना बीच में, या जब यहां से देख रहा है तो 60 डिग्री का, और यहां से जब देख रहा है तो 30 डिग्री का। एक बात जरूर ध्यान में रखना है कि इन्हीं के बीच में है, कहीं एग्जैक्ट बीच में ये नहीं बोला गया है, तो इस बात का अपने ध्यान में रखना है। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी आपको पोल का, यानी जो है ना ए बी और सी डी, ये जो ए बी हो गया और जो सी डी हो गया, किसी एक का निकाल दो तो आपको दोनों का, क्योंकि दोनों सेम है। अच्छा एंड क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पोल, और ये दूरी भी आपको निकालना है, यानी भाई जो पॉइंट है ना वो दोनों पोल से कितनी दूरी पर है ये भी आपको निकालना है, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से समराइज करते हैं। दो पोल है, दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं और दोनों पोल रोड के दो किनारे खड़े हैं, बीच में मतलब उसी के बीच में, दोनों पोल के बीच में कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट से जब एक टावर को देख रहा है, एक पोल को देख रहा है तो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और जो दूसरे पोल को देख रहा है तो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। बोल रहा है कि पोल का हाइट निकालो और ये जो पॉइंट है ना आपका ये कितनी दूरी पर है, दोनों पोल से कितनी दूरी पर है ये निकाल के दिखाओ, ठीक है। ये बोल रहा है। अच्छा मान लो कि एग्जैक्टली बीच में होता ना, तब क्या होता है कि भाई तब दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो सेम होता है। तो इसीलिए जब एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग है तो समझ लेना है कि भाई जो आपका जो पॉइंट है ना एग्जैक्टली बीच में नहीं है, ठीक है। ये अपने समझ लेना है। चलिए
सेम प्रोसीजर करेंगे, सेम जो रूल हमने पढ़ा है वही रूल फॉलो करेंगे। दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। या अब यहाँ तो छोटा बड़ा की बात ही नहीं है, तो इसको अब एक काम कर लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, है ना। ये जो पॉइंट है उसको हम लोग पी मान लेते हैं। तो यहाँ पे छोटा बड़ा की तो बात ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में चलते हैं क्योंकि दोनों सेम है। चलिए, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं, यानी इन ट्रायंगल क्या है हमारा ए पी बी। देखिए जो एंगल होता है वो बीच में होता है हमेशा। ये परपेंडिकुलर की बात है और ये बेस है। अच्छा एक काम करते हैं, ये पूरा 80 दिया था ना आपका, पूरा 80 था, तो इसको x मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, 80 माइनस एक्स। ठीक है, पूरा था, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे देन यू गेट 80, तो ऐसा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये निकालना है और ये दिया है, यानी परपेंडिकुलर और बेस की बात आ रही है। तो आपने पता है कि भाई जब भी परपेंडिकुलर की बात आएगी, बेस की बात आएगी, तो आपने tan लगाना है। तो tan लगा दो आप यहाँ पे, यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या निकल गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ए बी, ये ए बी बाई बेस, बेस कितना x है, लगा दो x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3 होती है, यानी 1/√3 इक्वल टू क्या निकल गया, ए बी बाई एक्स निकल गया, यानी √3 ए बी इक्वल टू क्या निकल गया, एक्स निकल गया। यानी ए बी की जो वैल्यू निकल गई ना, वो कितनी निकल गई, x/√3। ऑल ओके, यहाँ से हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया। ऑल ओके ना। अच्छा अब बात करते हैं थोड़ा सी डी की बात कर लेते हैं। तो इधर हम सी डी को करके दिखाते हैं आपको। कौन सा ट्रायंगल है, सी पी डी, है ना। चलो इन ट्रायंगल कौन सा, सी पी डी में चलते हैं। तो सीपीडी में चलते हैं, तो भाई एंगल क्या है, 60 डिग्री का। तो चलो tan 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर क्या है, सीडी है, और बेस क्या है आपका, तो देखो हमने माना है 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख दो 80 माइनस एक्स। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3 होती है, तो यानी √3 इक्वल टू क्या निकल गया, CD अपॉन 80 माइनस एक्स। ऑल ओके ना। क्रॉस कर दिया जाए, तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, √3 टाइम्स 80 माइनस एक्स इक्वल टू क्या निकल गया, CD निकल गया। ये √3 है आपका, ये ध्यान से समझिए, ये √3 है। ऑल ओके। अच्छा तो यहां से हमने CD भी मिल गया और यहां से हमको AB मिल गया। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर इक्वल, यानी AB और CD दोनों क्या है आपका बराबर है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। यानी x/√3 इक्वल टू क्या चाहिए, √3 टाइम्स 80 माइनस क्या निकल गया, x निकल गया, अपॉन 1 है ना, तो क्रॉस कर लिया जाए। तो क्रॉस करेंगे तो √3 क्या हो गया, 3 हो गया, 3 टाइम्स 80 माइनस एक्स हो गया। अच्छा इधर x में जब x से मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट x, मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 80 से करोगे देन यू गेट 240, 3 में x से करोगे देन यू गेट 3x। ऑल ओके ना। ये -3x है, उधर जाएगा तो +3x हो गया, तो 3x और x कितना हो गया, 4x हो गया, यानी 4x इक्वल टू कितना निकल गया, 240। तो यहाँ से आप x कैलकुलेट कर लोगे, कितना निकल गया, 240/4, यानी यहाँ से आपका x निकल गया, कितना निकल गया, 60 मिनट, 60, x कितना निकल गया आपका, 60। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा अभी देखो, जब x निकल गया 60, तो यानी ये वाला जो पोर्शन था ये कितना आ गया, ये 60 आ गया, और ये कितना था, 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 60, यानी ये कितना निकल गया, 20, यानी ये वाला हमने कितना निकल, यानी ये जो दूरी है वो कितना है, 20 मीटर का है, ये जो दूरी है वो कितने का है, 60 मीटर का है। ऑल ओके। अच्छा अभी हाइट तो ये तो बाकी है ना हम लोग का, क्योंकि दोनों का हाइट तो सेम है ना, तो ये भी हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है ना, ये भी हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने पता है कि भाई ए बी इक्वल टू कितना है, x/√3 है, x की वैल्यू कितनी है, तो 60 है, तो 60 बाई क्या चीज, √3, तो है ना, यानी ए बी जो निकल गया वो कितना निकल गया, 60/√3। रेशनलाइज कर दो आप यहाँ पे, यानी √3 से ऊपर से गुना कर दो, है ना, तो कितना निकल जाएगा, 20√3, यानी जो आपका ए बी निकल गया वो कितना निकल गया, 20√3 निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, और अभी तक हमने टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व किए।